Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. And first of all, I want to tell you this video will remain in Hindi and English. And as you know, we have already covered 20 questions of the economics in our previous video. If you have not watched, please visit on that and watch all of that. Let's get started beginning with the 21st question. The 21st question is recently Payment Infrastructure Development Fund was in the news recently. Consider the following statements regarding this. And first statement is it was set up by the Reserve Bank of India. क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इट एम्स टू इनक्रीज पॉइंट्स ऑफ सेल. पीओएस मशीन आपने देखी होगी, जो भी आप अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तेल डलवाते हैं, उसके बाद उसमें अपना एटीएम कार्ड स्वाइप होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके बाद उसमें से पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं. उसको पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल. मतलब इसमें बोला गया इट्स एम टू इंक्रीज पॉइंट्स ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड. एंड द थर्ड वन इज द पीआईडीएफ विल रिसीव रिकरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इसमें बोला गया कि जो पीआईडीएफ है वो रिसीव करेगा रिकरिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि कोई भी पीओएस है उसको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए जो इससे पैसे लेता है उसको पे करना पड़ता है कंपनी को. और ये क्या जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के थ्रू आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसमें क्या है, आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ईजी रहेगा आगे अपने एग्जाम में, और चीज़ें रिपीट होती रहती हैं यहाँ पे, और रिपीट होने की वजह से आपके माइंड में स्टिकअप कर जाएंगी. तो इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ, और ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर दोनों. इसका फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर करेक्ट है. आरबीआई है जो रिसेंटली अनाउंस किया था क्रिएशन ऑफ द 5,000 करोड़ पेमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. मतलब क्या, जो पेमेंट हम करते हैं उसको, पेमेंट को जो डिजिटलाइज करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके लिए फंड लगा लो कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, उसके लिए फंड इकट्ठा किया गया है. तो इसमें बोला गया इसका एम क्या है, पीओएस फिजिकल एंड डिजिटल मोड में अवेलेबल कराना, इंकरेज करना, उनको बढ़ावा देना. और जो इन टायर 3 और टायर 6 सेंटर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और टायर 3 और टायर 6 सेंटर में जो कि अंडर डेवलप हैं. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो आरबीआई तो 250 करोड़ के आसपास पैसा देगा, बाकी का पैसा जो है आपका जो कार्ड इशूइंग बैंक है, जैसे एसबीआई का कार्ड है तो एसबीआई बैंक देगा, अगर आपके पास आईसीआई का कार्ड है तो आईसीआई बैंक देगा. और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग इन द कंट्री, जो कार्ड नेटवर्क कंपनी है ऑपरेट कर रही है, जो जिसकी पीओएस मशीन है वो, और जिसका बैंक का कार्ड है वो, दोनों मिलकर 250 करोड़ देंगे, और 250 करोड़ गवर्नमेंट देगी. तब ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनेगा. और इसमें बोला है कि ईयरली जो शॉर्टफॉल होगा, एनपीसीआई हैज़ नो रोल इन आइदर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है. जो अगर कोई पेमेंट कम पड़ती है तो आपको आरबीआई प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 22 क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल होता है जो क्रमानुसार लगाना, फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, मतलब जो सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले. इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो कि अवरोही क्रम में, उतरते हुए क्रम में, कि जो सबसे पहले हुआ था वो सबसे पहले, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सर्वोदय प्लान, सेकंड है कांग्रेस प्लान, थर्ड है विश्वेश्वरा प्लान, फोर्थ है गांधीयन प्लान. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. मतलब नीचे कोड ये दिए हुए हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा करेक्ट है, इसमें से आपको बताना है. ए में बोला गया कि 4 1 2 3 ये पैटर्न फॉलो होगा, बी में बोला गया 4 2 1 3 ये पैटर्न फॉलो होगा, या 3 4 2 1 फॉलो होगा. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें.
इसमें क्या है, विश्वेश्वरा प्लान बोला गया है। विश्वेश्वरा प्लान के बारे में बताते हैं। ये 1934 में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1935 में अपने रूल बने थे संविधान के बारे में। तो जो एक्ट है 1935 है एक्ट, जिससे संविधान के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपना संविधान, पॉलिटिकल साइंस की बात है ये। तो आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि एम विश्वेश्वरा पब्लिश किया, अपने बुक पब्लिश की थी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, जिस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी, इन विच ही प्रेजेंटेड ए कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इन 10 ईयर। मतलब 10 साल में जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ड्राफ्ट जैसे आप मैसेज भेजते हैं किसी को तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, वैसे ही उसने एक पैटर्न तैयार कर दिया कि 10 साल में आगे आगे कैसे डेवलप करेगा इंडिया। तो उसने बोल दिया कि प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, एम विश्वेश्वराव। तो क्या उसमें क्या है, लेबर जो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में शिफ्ट करने की बात की गई और नेशनल इनकम को 10 साल में डबल करने की बात की गई विश्वेश्वरा प्लान में और 1934 में। और इसके बाद आएगा फोर्थ, क्यों आएगा कि ये गांधीयन प्लान 1944 में बना था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे 3 साल पहले गांधीयन प्लान बना था। इसमें क्या कहा गया था कि श्रीमन जो नारायण अग्रवाल थे ये मेन थे इसमें, और हु वाज द प्रिंसिपल वर्धा कमर्शियल कॉलेज, वर्धा कमर्शियल कॉलेज का ये प्रिंसिपल थे जो श्रीमन नारायण अग्रवाल। इट एम्फेसिस ऑन कॉटन इंडस्ट्री, इन्होंने कॉटन इंडस्ट्री और सेल्फ कंटेन विलेजेस पे जोर दिया कि मान लो कंटेन मतलब जो अपने आप में मतलब पूरा प्रॉपर हो और उसे को बाहर से इंपोर्ट करने नई चीज़ें पड़े, और उसने क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद आता कांग्रेस प्लान, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उसने 1948 में प्लान बनाया कि द नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप इन 1938 बाय सुभाष चंद्र बोस। जो प्लानिंग कमेटी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी और चेयर की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बट द रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1944 एट सम पेपर्स केम आउट। मतलब रिपोर्ट्स की 1938 में कमेटी बैठी थी, रिपोर्ट नहीं आई, तो फर्स्ट रिपोर्ट 98, 48, 49 में आई थी। स्टेटमेंट 1, इसमें क्या है, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान 1950 में हुआ था। सर्वोदय प्लान 1950 में हुआ था क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण जी हैं, इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्लान से इंस्पायर हुए, और जो कि 1944 में आया था। हमारे देश में आज़ाद होने से पहले 3 साल पहले। कांग्रेस का आप लगा सकते हो 1948 में आया था, और उससे पहला वाला विश्वेश्वरा ने 1934 में अपनी बुक लिखी थी। आप इससे ऐसे याद कर सकते हो, और साथ ही साथ मेरे साथ वीडियो देखते रहोगे, वीडियो करते रहोगे आप, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी। जयप्रकाश नारायण इंस्पायर द गांधीयन प्लान एज वेल एज सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। अब हमें यहाँ से यह पता चलेगा कि सर्वोदय आइडिया है वो विनोबा भावे ने चलाया था, और जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण बोलते थे इनको, जेपी नारायण ने इनका गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किया और इनको 1955 में ये बना दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत स्मॉल एंड मीडियम कॉटन इंडस्ट्री, मतलब कॉटन इंडस्ट्री पे इन्होंने जोर दिया, और एग्रीकल्चर वेलफेयर। दिस प्लान सजेस्टेड फ्रीडम फ्रॉम दी फॉरेन टेक्नोलॉजी, मतलब फॉरेन टेक्नोलॉजी से फ्री होना है, और लैंड रिफॉर्म्स में डिसेंट्रलाइज मतलब पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कि नीचे वाले स्टेक होल्डर, डिसेंट्रलाइज उसे बोलते हैं, जो नीचे वाला स्टेक होल्डर है उसको भी कंसर्न में लिया जाए, उनसे भी बात की जाए कि हाँ हम प्लान बना रहे हैं, कि आप सहमत हैं इससे, नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्लान। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि बॉम्बे प्लान 1944 में 8 इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ पे, जब जैसे JRD टाटा, GD बिरला एंड द पुरुषोत्तम ठाकुर दास और अदर्स, क्या इन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया कि प्लान करना है कि 15 साल में वो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में इनकम डबल करनी है, और इससे इंडस्ट्री डेवलप करके। तो बॉम्बे प्लान 8 इंडस्ट्रीज जो इकट्ठे हुए थे, जिसमें JRD टाटा थे और बिरला भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट RBI रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स। मतलब RBI का जो रिस्क प्रोविजन अकाउंट है उनमें कौन कौन से आते हैं। कंटीजेंसी फंड आता है, सेकंड है करेंसी एंड गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट, मतलब करेंसी है जो गोल्ड का रिवैल्यूएशन होता है, जैसे हमारी
मनी की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डिप्रिसिएशन होता है, अप्रिसिएशन मतलब प्राइस नीचे आ जाता है या ऊपर चला जाता है, तो उस पर क्या है ये अकाउंट बनाया गया है कि करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू पे अकाउंट पे एक बनाया गया है। थर्ड वन है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी की उस पर रिवैल्यूएट करना। एंड द फोर्थ वन इज अकाउंट फॉर फॉरेन सिक्योरिटी, एंड फोर्थ वन इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटी, उधर फॉरेन सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी फोर्थ ऑप्शन में। इसमें से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसमें चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं। इसमें क्या बोला गया कि आरबीआई का 47 सेक्शन, ये बहुत बार न्यूज़ में रहा क्योंकि तब गवर्नमेंट सरप्लस मांग रही थी, जो सरप्लस उसके पास रहता है तो वो गवर्नमेंट को देना होता है उसको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए या जो भी देश को चलाने के लिए चाहिए होता है, तो उसको एक्स्ट्रा फंड अपने जो मान लो सब चीज़ों के लिए रिजर्व रख के, बाद में मान लो कोई लोन नहीं आ रहा तो उसको आरबीआई को अपना पैसा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि आगे वो मंदी को झेल सके। तो बाकी जो बचता हुआ पैसा सेक्शन 40 आरबीआई के रूल में 47 में लिखा गया है कि सरप्लस मनी वापस जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो हैव बीन मेड कंटीजेंसी अरेंजमेंट, मतलब कोई आपदा आ गई तो उसके लिए वो 47 सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग पैसा आरबीआई उसको देता है गवर्नमेंट को। और जो क्या है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कंसिडरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए गवर्नमेंट। और इसमें बोला गया कि कंटीजेंसी फंड है, जो मान लो कोई आपदा आ रही है तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है टू मीट अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिन कंटीजेंसी, जो एक्सपेक्ट ना की हो आपने, एकदम से बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो जैसे आजकल साइक्लोन चल रहे, साइक्लोन आ जाए तो उसके लिए एक फंड कंटीजेंसी फंड बोलते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है कंटीजेंसी फंड के लिए। और इसमें बोला गया कि स्ट्रक्चरल रिस्क हैं, जिसमें मान लो कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना ही रखा है कि उसमें रिस्क हैं या मतलब उस प्लान में ही रिस्क है, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कंटीजेंसी फंड होता है और ये आरबीआई का पार्ट है। एंड द सेकेंड वन इज रिजर्व बैंक मेंटेन्स दैट इट टेक्स कंट्रोल ऑफ करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट एंड रेट रिस्क। मतलब बोला गया है गोल्ड प्राइस और या करेंसी का प्राइस अप और डाउन होता है तो उस रिस्क को झेलने के लिए भी आरबीआई के पास पैसा रहता है। ए बफर अगेंस्ट एक्सचेंज रेट एंड गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन इन द करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन, मतलब गोल्ड की मार्केट प्राइस अप डाउन होती है तो उसके लिए भी एक फंड रखा गया है। और जैसे रुपये की मेजर करेंसी जैसे यूएसए की डॉलर या पाउंड स्टेरलिंग के कंपेयर में अगर मार्केट प्राइस डाउन एंड अप होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए फंड रखा गया है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है कि आईआरए जो है और एफएस मतलब फॉरेन के लिए जो क्या करता है, गेन्स और लॉसेस जो होते हैं उनको सिक्योरिटी को रिपोर्ट करता है। और अनरियलाइज्ड रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, मतलब जो क्या है रिवैल्यूएशन गेन होता है या लॉस होता है तो उसको मतलब सिक्योरिटी में रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटी में रखा जाता है। ये दो टर्म इसलिए थी। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएट करना, दोबारा से वैल्यू लगानी, अकाउंट रुपी सिक्योरिटी, क्योंकि अगर पैसे की रुपये की मार्केट डाउन होती है और या फिर गोल्ड प्राइस अप डाउन होती है तो उस जो घाटे को एब्जॉर्ब करने के लिए फंड बनाया गया तो उसको बोल दिया IRARS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर नोट द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए मैं मार्क किया नोट की, कई बार क्वेश्चन आंसर का सही रिप्लाई पता होने के बाद भी हम गलती करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है नोट को। नोट हमें ध्यान रखना है कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये होता है कि मान लो आपके पास एक कंपनी है और कंपनी में आप कुछ ऐसे एसेट्स लेकर आ रहे हैं जिनसे आगे आपकी कमाई होगी। आज तो ले आए पर आप मशीन लेके आए तो वो 20 साल तक काम करेगी, तो उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में स्टेटमेंट देखिए कि कौन कौन से फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेट में नहीं आते, नोट लिखा हुआ उसमें। जैसे परचेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मान लो आपने ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट कोई ट्रक और या कोई वैन ले ली अपने माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो उसके वो क्या उसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। सेकंड वन इज ऑफिस एसेट्स लाइक कंप्यूटर एंड प्रिंटर,
जैसे ऑफिस में आप आइडिया लगा सकते हो कि कंप्यूटर और प्रिंटर लेके आते हो तो क्या फिक्स्ड पर वो लंबे टाइम तक काम करेगा, कम टाइम तक काम करेगा। सेविंग इन द बैंक, जैसे सेविंग आपकी बैंक में है कंपनी के नाम से, तो क्या वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। नीचे दिए हुए करेक्ट आंसर बताओ, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई भी इसको एग्जैक्ट ही करेगा। और मान लो आपका आंसर इनकरेक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलत होगा तो आप तभी सीख पाओगे और तभी आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा कि जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। जो इसका सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि बोला गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है रेफर्स टू द फर्म मेथड ऑफ ग्रोइंग फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक। मतलब कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक में उसको पैसा जोड़ने को मतलब कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस की के लिए कुछ इक्विपमेंट लेते हैं तो वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है, और जो साथ ही साथ कंज्यूम हो जाए या बेनिफिट मिल जाए उसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आता। जैसे कि इसमें बोला गया प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो या इक्विपमेंट, पीपीई, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इनमें अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उनको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म बिल्ड्स ए न्यू फैक्ट्री और इन्वेस्ट ए न्यू मशीन, दिस विल बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। मतलब अगर कोई फैक्ट्री में मशीन आ रही है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे, या उसको अपनी बिल्डिंग बना रही है वो लंबे टाइम तक चलेगी, उसको फिक्स्ड कैपिटल। मोटा मोटा यही है कि अगर आपकी एसेट बहुत दिन तक चलेगी जो आपने इकट्ठी की है तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और जो इमीडिएटली आपने वो लिया और उसको थोड़े दिन बाद कंज्यूम कर लिया तो वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के एग्जांपल है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे नोट पूछा हुआ है, कोई जो इसका पार्ट नहीं होता फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। जैसे बाइंग नई बिल्डिंग और एक्सपेंडिंग फैक्ट्री, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ट्रांसमेंट ऑफिस इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर, मशीनरी यूज, मतलब कंप्यूटर प्रिंटर खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, प्लांट के लिए जगह खरीद रहे हैं, ये सारे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। जो सेविंग डिपॉजिट है वो बैंक में, वो इसमें नहीं आती, क्योंकि वो तो लिया और कंज्यूम कर दिया वहाँ से सेविंग बैंक से निकाल के, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। जैसे कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज काउंट नहीं करते, कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था कि सीपीआई में सर्विसेज एंड गुड्स दोनों को काउंट करते हैं, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को काउंट नहीं करते। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इट मेजर्स द वेरिएशन इन द प्राइसेस ऑफ द ऑल गुड्स कंज्यूम इन एन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू ए बेस ईयर। मतलब क्या है, बेस ईयर में सब कमोडिटी का प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो उसको क्या सीपीआई में वही इंक्लूड होता है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट गुड्स अंडर इट्स बास्केट। मान लो इंपोर्ट गुड भी इस बास्केट में होती हैं क्या, सीपीआई की में। और थर्ड वन, इट मेजर्स द परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्री यूनिट ऑफ करेंसी। मान लो ये क्या है, क्या परचेजिंग पावर बताता है कि इंडिया की करेंसी या किसी भी कंट्री करेंसी में कितनी पावर है, कितनी चीज़ खरीद सकते हैं। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बी है, सेकंड एंड थर्ड। इसमें बोला गया सीपीआई इंक्लूड्स ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज काउंट नहीं होती, सीपीआई में होती है। और ये क्या जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मतलब इसमें मैं बताता हूँ आपको। जीडीपी डिफ्लेटर होता है कि पूरा ही जितने भी मार्केट में आपके पास कमोडिटी है, कुछ भी है, गुड्स हैं, तो उनको पूरों को कैलकुलेट करना। और सीपीआई में क्या होता है, एक बास्केट ऑफ कमोडिटी, मतलब एक टोकरी लगा लो हिंदी में। अगर आप एक टोकरी ले लेते हो उसमें आइटम डाल लेते हो और वो सैम्पल बेस्ड टाइप में होता है, इसलिए उसको सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर को जितनी भी चीज़ें खरीदने में पैसा देना पड़ रहा है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। मतलब आपने कोई सेलेक्ट किया और वो कितना कितना खर्च करता है उन बास्केट ऑफ कमोडिटी पे। मतलब एक टोकरी में कुछ सामान रखा हुआ अलग अलग आपकी ज़रूरत का, आप उसको लेने में खरीदने में कितना खर्च कर रहे हो, उसको सीपीआई बोलते हैं। और जो इन्फ्लेशन डिफ्लेटर होता है उसमें पूरी जितना भी मान लो आपकी टेरिटरी है इंडिया की, तो उसकी पूरी की कैलकुलेशन के लिए वो इन्फ्लेशन डिफ्लेटर यूज़ होता है। इसमें तो सिर्फ क्या एक सैम्पल टाइप में लिया जाता है कि आदमी ये चीज़ें कंज्यूम करता है, वो आप लगा लो कि वो सोचा जाता है कि ये चीज़ कंज्यूम कर रहा है और इससे इसको इतना पैसा पड़ रहा है कंज्यूमर को, तो उसको ही सीपीआई बोलते हैं।
और इसमें बोला गया कि सीपीआई अटेम्प्ट्स टू क्वालिफाई द एग्रीगेट प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी एंड देयर बाय मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री। सीपीआई क्या है, वो परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री बताता है कि इसकी करेंसी की कितनी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कुड बी एट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। मतलब क्या है, रिसेंटली डाटा आया था कि हमारे इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, उसका कोई रीज़न बताइए। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या है, इनसफिशियंट जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या लेडीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब के लिए। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, ये आगे ये है कि फॉर वुमेन ड्यू टू फैक्टर्स सच एज सोशल स्टेटस या ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। ये बोला गया कि फैक्टर सच एज सोशल स्टेटस, कई कहते हैं, कई फैमिली सोसाइटी में कहते हैं कि कई घरों की लेडीज़ काम करना नहीं चाहती या वो करवाना नहीं चाहती, उसको बोलते हैं सोसाइटल स्टेटस, कि पैसे वाले हैं इनके घर लेडीज़ नौकरी नहीं करेगी, सोसाइटल स्टेटस आ गया। और ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन मीन्स अगर लेडीज़ कई जाते हैं, हम मानते हैं कि डॉक्टर और टीचर बनना चाहिए लेडीज़ को, कई डिफेंस फोर्सेस में जाना पसंद नहीं करते, यही बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है। या फैक्ट्री में ओड टाइमिंग में भी लेडीज जाना पसंद नहीं करती, क्या वही रीज़न है। एंड द सेकंड वन इज इंक्रीज अटेंडेंस ऑफ द वुमेन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या बोला कि आजकल क्या है, एक मैटर ऑफ डिग्निटी माना जाता है, अगर किसी घर की लेडीज ज़्यादा पढ़ती है तो आजकल वो ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए जाने लगे, तो इसलिए क्या एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। एंड द थर्ड वन इज़ इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम, क्या घरों में पैसा आ गया, उनकी इनकम हो गई, इसलिए उन घर की लेडीज़ क्या काम करना नहीं चाहती, ये रीज़न है। एंड द फोर्थ वन इज स्टेगनेंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रुक गई है, स्टेगनेंट हो गई है। इनमें से नीचे की स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें डी आंसर करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डियोलाइट रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट जारी होती है डियोलाइट के नाम से, उसमें बोला गया कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया हैज़ फॉलन फ्रॉम 26% इन 2018 फ्रॉम द 36, मतलब 2005 में जो 37% जो चीज़ें थी, अब वो 26% पार्टिसिपेशन रहेगा लेडीज़ का एम्प्लॉयमेंट में। इसके कम होने के कारण ये हैं कि इनसफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि सोशल स्टेटस होता है या ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन होता है, इसलिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि लेडीज़ों को ओड आवर्स में जॉब नहीं करने दी जाती है, सोसाइटी में नॉर्म्स माना जाता है, जिस घर की लेडीज़ काम नहीं करती क्यों उनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, इसलिए लेडीज़ काम कर रही है। एंड द सेकंड वन इज हायर परसेंटेज ऑफ वुमेन टेंड टू परस्यू हायर डिग्री एंड अकोलेट्स दस इंक्रीज, मतलब क्या है, सम्मान की बात मानी जाती है, अकोलेट्स होता है हायर डिग्री लेना। एंड द थर्ड वन इज इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम इज आल्सो रीजन, मतलब हाउस होल्ड इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो ये भी है कि क्या है, मतलब एक रीज़न माना जाता है कि घर की लेडीज़ नौकरी नहीं करेंगी। और जो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन वर्क फोर्स इन अकाउंटेड फॉर मैनी रूरल वुमेन, मतलब क्या था, जब वर्क फोर्स में ज़्यादातर गांव की लेडीज़ काम करने में आती हैं, जो आजकल क्या स्टेगनेंट हो गया एग्रीकल्चर फील्ड, तो उसमें क्या कम एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं लेडीज़, यही रीज़न है कि वहाँ भी लेडीज़ कम हो रही हैं एम्प्लॉयमेंट डाटा में, क्योंकि 2005 में तो 37% थी, आज वो 21% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27th क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीडीपी ग्रोथ के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना। द एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज स्टेडीली डिक्लाइन इन इंडिया सिंस 2016, मतलब सिंस 2016-17 से क्या हमारी स्टेडली धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है जीडीपी ग्रोथ। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन आया 2020 में, क्योंकि हमारी पेंडेमिक सिचुएशन थी या पूरे वर्ल्ड में थी, पर ये क्या कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कभी भी पहले स्लो डाउन नहीं आया इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आपको पता है कि यहाँ पे पहले भी ऐसे आ चुके हैं घाटे, तो आपको अपना एग्जैक्ट आंसर बताना। थर्ड स्टेटमेंट है, द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट्स टू इंडिया डू नॉट कंट्रीब्यूट द जीडीपी ग्रोथ, मतलब फॉरेन से जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रांट्स देते हैं, मतलब हमें पैसा देते हैं यूज़ करने के लिए, वो जीडीपी ग्रोथ में काउंट नहीं होता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताना आपको। फर्स्ट ओनली इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बोला गया कि द जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअल हैज़ बीन डिक्लाइन सिंस 2016-17, तो कि
2016-17 से अभी तक हमारी जीडीपी ग्रोथ डाउन होती जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डाटा के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला गया कि जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिजिकल 2019-20 का था, सोडे 3.1% ग्रोथ रेट, मतलब 3.1% ग्रोथ रेट दिखाई थी जो साल फोर्थ क्वार्टर था पहले साल का 2020 का। जीडीपी फिगर इन रिसेंट पास्ट, मतलब क्या पास्ट में क्या क्या जीडीपी फिगर रही हैं, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन होते ही हमारी इकोनॉमी सबको पता है कि 23.9% डाउन हो गई थी, और फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 के। और जो बोला गया इट इज़ द फर्स्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इन 1980, मतलब 1980 में भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, तो उसके बाद फर्स्ट ये है जो अब 2020-21 में आया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट टू इंडियन गवर्नमेंट विल लीड टू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड द कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड इन द मार्केट। इसमें बोला गया कि जो फॉरेन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट देते हैं, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं डिमांड इन द मार्केट। तो उसमें क्या बोला कि अगर मान लो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है एज ए ग्रांट दूसरे देशों से, जैसे हम दूसरे देशों को देते हैं, छोटे छोटे देशों को, तो उसका वो गवर्नमेंट क्या है रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को मार्केट में पैसा लगाएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जॉब बढ़ेगी तो जीडीपी पे असर पड़ेगा, ग्रोथ होगी जीडीपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मनी सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनी सप्लाई के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आपका आंसर बताना। स्टेटमेंट 1 है M2 इज इक्वल टू द सम ऑफ M1 एंड नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। M2 की क्या डेफिनेशन यही है कि जो M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। एंड द सेकंड स्टेटमेंट M3 इज आल्सो नोन एज ब्रॉड मनी एग्रीगेट। एंड द थर्ड वन इज M4 इज द मोस्ट लिक्विड एंड ईजीएस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन। लिक्विड होता है कि जिसको हमें दिक्कत ना हो खर्च करने में, हम इजीली से उसको खर्च कर पाएँ, उसको लिक्विड बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास हाथ में पैसा कैश है तो उसको मोर लिक्विडिटी होगी, अगर बैंक में है तो हमें जाना पड़ेगा उसके पास और लेके आना पड़ेगा बैंक के पास से, तो उसमें लिक्विडिटी कम हो गई है। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा होगी, और डीडी जो मान लो जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी किया हुआ है तो उसमें लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि उसको आदमी निकाल नहीं सकता तब यूटिलाइज कर रहे, तो इसको ही लिक्विडिटी बोलते हैं कि आपको यूटिलाइज करना चाहते हैं पैसे को, और आपके पास अवेलेबल रहेगा, अपने हाथ में रहेगा कि आप उसको खर्च कर सकते हैं, इसको ही लिक्विडिटी बोलते हैं। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और ये टर्म हमेशा न्यूज़पेपर में आती रहती है, M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 टाइप की करेंसी है सर्कुलेशन में, तो टर्म यूज़ की गई है इकोनॉमी में। इसका एग्जैक्ट आंसर केवल 2 है। इसमें बोला गया कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज मनी सप्लाई। जो टोटल स्टॉक मनी सप्लाई मार्केट में उसको ही मनी सप्लाई बोलते हैं। जो आरबीआई क्या है इसको काउंट करता है टेक्निकल टर्म में, जैसे 5 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4। तो ये क्या है टेक्निकल नाम दे दिए इनको, क्योंकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको ही कैलकुलेट करने का तरीका है ये। तो M0 बोलते हैं सर्कुलेशन इन करेंसी, मतलब जो करेंसी सर्कुलेशन में है मार्केट में। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, आपको दे रहा हूँ, और आप अगले वाले को 150 रुपये दे रहे हो, इसको बोलते हैं टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में है। प्लस बैंकर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, जो बैंकर हैं उनका आरबीआई में डिपॉजिशन है, जैसे बैंक है, कोई भी बैंक का डिपॉजिट है आरबीआई में तो उसको भी M0 में काउंट करते हैं। एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो आरबीआई के पास टोटल डिपॉजिट है प्लस करेंसी जो सर्कुलेशन में है उसको M0 बोलते हैं। और लिक्विडिटी इसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसको आपके मतलब आपके हाथ में रहता है, कभी भी खर्च कर सकते हैं। M1 हो गया CU होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। C मतलब क्या हो गया CU, मान लो आपकी करेंसी एंड नोट्स दोनों को मिला के उसको बोल दिया कि पब्लिक के द्वारा करेंसी एंड नोट्स जितने रखे गए हैं, प्लस में जो डीडी बोलते हैं, हम डीडी बनवाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे देखो आप पब्लिक बैंक का कोई नाम निशान नहीं है, कॉमर्शियल बैंक का है M1 में। एंड द थर्ड वन इज M2 क्या होता है M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट्स, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। M2 होता है M1 प्लस में डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपने नाम सुना होगा, तो उसमें
जो सेविंग होती हैं उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है M2 में। M3 में हो गया M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, और M4 क्या हो गया कि M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल पैसा होता है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हटा के। और M2 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बोला गया M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस होता है M1, आपको रिवीजन हो रहा है M2 M1 प्लस में डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये मतलब मनी सप्लाई में कभी भी यूज़ की जा सकती है। और इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रॉड मॉनेटरी एग्रीगेट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल करेंसी सर्कुलेट इन द इकोनॉमी। मतलब ये जितने भी करेंसी नोट है, बैंक नोट है, कॉइन्स है, इनको कैलकुलेट करता है, इसको ब्रॉड बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड को M0 M1 को नैरो बोलते हैं, और लास्ट के 3 और 4 को मतलब मैक्रो बोलते हैं, ब्रॉड करेंसी बोल देते हैं। ऑपरेशन डिपॉजिट्स इन द सेंट्रल बैंक एंड मनी इन द अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑल अदर डिपॉजिट्स एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। मतलब बोला गया कि जो भी है, मान लो F4 में क्या हो गया कि करेंसी एंड जो भी है ऑपरेशनल डिपॉजिट्स इन सेंट्रल बैंक में है, मनी इन करंट अकाउंट, मतलब टोटल M4 में तो सब कुछ आ गया, जितना भी बाकी बचा हुआ था उन 3 में हम कवर नहीं कर पाए थे। और M1 M2 क्या नैरो मनी है मैंने बता दिया, और ये ब्रॉड मनी M3 एंड 4 है। और M1 मोस्ट लिक्विड है, M4 लेस लिक्विड है, ऐसे ही उनकी लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। M0 M1 M2 M3 M4 क्या होता है। इकोनॉमिक्स को जो स्टार्टिंग में पढ़ेगा उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट जैसे ही आपको टर्म बिल्कुल माइंड में स्टिक हो जाएंगी, आपको अच्छी तरह से समझ आने लगेंगी। इसमें 29th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैंक बोर्ड ब्यूरो। रिसेंटली न्यूज़ में था बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। इट्स मेन फंक्शन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स, मतलब जो क्या है गवर्नमेंट के सरकारी बैंक है, पब्लिक बैंक बोलते हैं, तो उनमें चीफ को डिसाइड करता है क्या ये, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और बैंक में। सेकेंड स्टेटमेंट, इट एडवाइज द गवर्नमेंट टू डेवलप ए बिजनेस स्ट्रेटजी एंड द कैपिटल रेजिंग प्लान्स फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या ये गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि पब्लिक बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, या कैपिटल रेजिंग प्लान्स फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उनमें पैसा कैसे आना चाहिए, जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, उनमें पैसा कैसे आ सकता है। एंड द थर्ड वन इज इट इज़ होल्डिंग कंपनी फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब क्या कंपनी को पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होल्ड करके रख सकता है क्या। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका C आंसर करेक्ट है, सेकेंड ओनली। बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑटोनोमस एडवाइजरी है, रिकमेंडरी बॉडी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब गवर्नमेंट ने डेवलप की है, बनाई है, एस्टैब्लिश करी है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उनको काम एफिशिएंसी से हो सके और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकें वो। State owned financial institution, the BBB, was created after the recommendation of the committee review governance of PJ नायक। मतलब ये बोला गया कि बैंक्स ऑफ इंडिया के PJ नायक कमेटी 2014 में, उसके पास बैंक बोर्ड ब्यूरो बना था। तो यह क्या है, कमेटी होती है, और ये जो भी कोई भी बैंक होते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक है, उनके चीफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक कोई भी बन जाएगा, उसका एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करेगा तभी कोई उसका चीफ बनेगा, CEO बनेगा, कोई भी प्राइवेट बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का। इसमें बोला गया कि PSB एंड स्टेट ओन FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लो उनके चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव है, इट हैज़ नो पावर अपॉइंट द डायरेक्टर अदर मेंबर ऑफ द बैंक्स बट इट फंक्शन इज लिमिट टू रिकमेंडेशन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट। मतलब इसके पास पूरी पावर नहीं है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट क्या है ये रिकमेंडेशन दे सकता है कैंडिडेट के नाम के लिए, सुटेबल कैंडिडेट ये है। द फाइनल अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फाइनल अथॉरिटी होती है, ये एडवाइज करता है बस। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो एडवाइज करेगा कि ये CEO हो सकते हैं किसी भी कॉमर्शियल बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में, पर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की ही चलेगी। और उसमें बोला है कि उनकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का भी ये इसमें ही पावर है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवाइजिंग द गवर्नमेंट टू एवॉल्व सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें बोला गया कि जो BBP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट टू इवॉल्व सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी को इवॉल्व करने की खोज नहीं कह रहे हैं,
और रेजिंग प्लान्स फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से प्लान ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पीजे नायक कमेटी रिकमेंडेशन बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज आल्सो टू बी मूव्ड इनटू बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या इसको बोला गया? बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो बैंक घाटे में डाल रहे हैं तो उनको ये इन्वेस्टमेंट करने का भी काम करते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो एस्टैब्लिश करने के लिए। और इसमें बोला गया कि जो बिजनेस मॉडल है, टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हेल्प करता है और ये मतलब 3C से बचाने का काम भी करता है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैग और CBI। तो इनसे बचाने का काम करता है, सारी चीज़ें रिकमेंड करता है। तो गवर्नमेंट हैज़ नोट येट रिकमेंडेशन नहीं दी गई हैं। बाकी क्या है इसके एडवाइस, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो, डिजायर स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड लेवल एंड सीनियर मैनेजमेंट के सिलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन देता है। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। टू बैंक्स दैट डेवलप ए रोबस्ट लीडरशिप सक्सेशन प्लान, क्रिटिकल पोजीशन अराइज द फ्यूचर अथॉरिटी HR प्रोसेस इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस। मतलब यही बोला गया कि जो हायर अथॉरिटी के मैनेजर वगैरह हैं तो उनकी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल करता है, और अगर वो ठीक से नहीं चुने जाएंगे तो बैंकों की परफॉर्मेंस में गड़बड़ आ जाएगी, क्योंकि करप्शन, बहुत सारे बैंक अभी करप्शन के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिनके CEO पैसा लेके उसका गबन कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, आप अपना स्टेटमेंट पढ़िए। द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब क्या है, पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो क्या वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में माना जाता है। अफेक्टिंग द पर्सनल डिस्पोजल इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड अलोकेशन फंक्शन। मतलब क्या है, पर्सनल है उनको डिस्पोजल को हाउस होल्ड इज कॉल्ड अलोकेशन फंक्शन। कि जो पर्सनल डिस्पोजल है, मान लो आपके पास कोई चीज़ है तो उसकी इनकम ऑफ हाउस होल्ड का अलोकेशन फंक्शन कहते हैं, कि प्रदान करने वाला फंक्शन कहते हैं। इनमें से करेक्ट आंसर में अपना मार्क कीजिए। इसका करेक्ट आंसर डी है, ना दो फर्स्ट ठीक है ना ही सेकंड ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया सर्टेन गुड्स रेफर टू एज पब्लिक गुड्स सच एज नेशनल डिफेंस। मतलब पब्लिक गुड्स में क्या आ गया, डिफेंस आ गई, रोड्स आ गई, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। प्राइवेट चीज़ें क्या होती हैं, क्लोथ्स हो गई, कार हो गई, फूड आइटम हो गई, इंडिविजुअल के हो सकते हैं, बट डिफेंस है, रोड है, ये सब गवर्नमेंट के होते हैं। तो इसमें बोला गया कि प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म बाय द ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंडियन कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर एज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इनके बीच में कोडील होना चाहिए, कंज्यूमर के में और जो प्रोड्यूसर है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि दो इसमें टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब इनकम क्या फेयर वे में होनी चाहिए, गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग बना रही है। क्योंकि जैसे टैक्स लगाते हैं जो अच्छे हैंडसम मनी अमाउंट कमाते हैं तो उनके लिए 20% टैक्स है, तो या जो लोअर कमाते हैं उनके पास लो टैक्स है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए गरीब आदमी को दे देते हैं PDS सिस्टम के द्वारा। तो इन दोनों में सामंजस्य रहता है। और ये हिंदी में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस, बाय।